महिला जागृति अभियान ऑडियो 3। समय की नब्ज पहचानी जाए। वस्तुतः महाकाल का यह प्रथम आश्वासन है जिसके पीछे पिछड़ों को ऊंचा उठाकर समता का धरातल बनाने के लिए वचनबद्ध रहने का दैवी शक्तियों ने आश्वासन दिलाया है। लोकमानस भी समय की प्रचंड धारा के विपरीत बने रहने का देर तक दुराग्रह नहीं करता रह सकता। तूफान मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। घटाटोप वर्षा में छप्परों से लेकर झोंपड़ों तक को बहते देखा जाता है। पानी का दबाव बड़े बड़े बांधों में भी दरार डालने और उन्हें बहा ले जाने का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह महाकाल की हुंकार ही है जिसने नारी को पिछड़े क्षेत्र से हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए धकेला और घसीटा है। अब यह भी निश्चित है कि नारी शिक्षा का द्रुत गति से विस्तार होगा। शिक्षा और व्यवस्था में पुरुष का ही एकाधिकार नहीं रहेगा। नारी शिक्षा की परिवार परिकरों से लेकर शासकीय शिक्षा विभाग तक में समुचित व्यवस्था बनानी होगी। नारी शिक्षा मात्र नौकरी दिलाने में काम आने भर का जादू फुलझड़ी बनकर समाप्त नहीं हो जाएगी, वरन उसके साथ साथ समानता और एकता को हर क्षेत्र में समान अवसर पाने दिलाने की विधि व्यवस्था भी जुड़ी रहेगी। इस कार्य को अध्यापक अध्यापिकाएं करें, नहीं तो हर दिशा में उमड़ती हुई प्रगतिशीलता यह कराकर रहेगी कि नारी अपना महत्व, मूल्य, अधिकार और भविष्य समझे, अनीति मूलक बंधनों को तोड़े और उस स्थिति में रहे जिससे कि स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने का अवसर मिले। कहना ना होगा कि यही लक्ष्य युग चेतना ने भी अपनाया है तथा नर और नारी एक समान का उद्घोष निखिल आकाश में गुंजायमान किया है। असहाय रहने और अनुचित दबाव के नीचे विवश रहने की परिस्थितियां समाप्त समझी जानी चाहिए। वे अब बदलकर ही रहने वाली हैं। कन्या जन्म पर ना किसी को विलाप करते देखा जाएगा और न पुत्र जन्म पर कहीं कोई बधाई बजाएगा। जो कुछ होगा वह दोनों के लिए समान होगा। अगर अपने घर की लड़की पराये घर का कूड़ा है तो दूसरे घरों का कूड़ा अपने घर में भी तो बहू के रूप में गृहलक्ष्मी की भूमिका निभाने की आने की तैयारी में संलग्न है। फिर भेदभाव किस बात का? लड़के और लड़की में अंतर किस लिए? दोनों के मूल्यांकन में न्याय तुला की डंडी मारने की मान्यता किस लिए? नारी की पराधीनता का एक रूप यह है कि उसे पर्दे में, पिंजड़े में, बंदी गृह की कोठरी में ही कैद रहना चाहिए। इस मान्यता को अपनाकर नारी को असहाय, अनुभवहीन और अनुगामी ही बताया जाता रहा है। अबला की स्थिति में पहुंचने पर वह अब आक्रांताओं का साहस पूर्वक मुकाबला कर सकने पर भी हिम्मत गंवा बैठी है। आड़े समय में अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकने तक की स्थिति में नहीं रही है। व्यवसाय चलाना और ऊंचे पद का दायित्व निभाना तो दूर, औसतन पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित अनेक कार्यों में हाट बाजार, अस्पताल तथा अन्य किसी विभाग का सहयोग पाने के लिए जाने में भी झिझक, संकोच से डरी रहकर मूक बधिर होने जैसा परिचय देती। इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार होंगे उन्हें पश्चाताप पूर्वक अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। परिवार परिकर के बीच नर और नारी बिना किसी भय व संकोच के जीवन यापन करते रह सकते हैं। तो फिर बड़े परिवार समाज में आवश्यक कामों के लिए आने जाने में किसी संरक्षक को ही साथ लेकर जाना क्यों अनिवार्य होना चाहिए? विवाह की बात तय करने में अभिभावकों की मर्जी ही क्यों चले? यदि लड़की को भी लड़कों के समान ही सुयोग्य बनाने के लिए अधिक समय तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का औचित्य हो, तो फिर उसे बाल विवाह के बंधनों में बंधकर घसीटते हुए किसी भी दूसरे पिंजड़े में स्थानांतरित किए जाने का क्या औचित्य हो सकता है? विवाह के बाद योग्यता संवर्धन के अवसर पूरी तरह समाप्त क्यों हो जाने चाहिए? अभिभावकों के घर लड़की ने जितनी योग्यता और सम्मान अर्जित किया है, उससे आगे की प्रगति का क्रम जारी रखने का उत्तरदायित्व ससुराल वालों को क्यों नहीं निभाना चाहिए? विवाहित होने के बाद प्रगति के सभी अवसर छिन जाने
और मातृदासी की भूमिका निभाते रहने तक ही उसे क्यों बाध्य रखा जाना चाहिए? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उचित उत्तर हर विचारशील को, हर न्यायनिष्ठ को व हर दूरदर्शी को छाती पर हाथ रख कर देना चाहिए और सोचना चाहिए कि यदि उन्हें इस प्रकार बाध्य रहने के लिए विवश किया जाता तो कितनी व्यथा वेदना सहनी पड़ती। अधिकांश बालिकाओं द्वारा विवाह के बाद अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठना भी इसीलिए देखा जाता है कि उन्हें आजन्म कैदी जीवन जीकर किस प्रकार दिन गुजारते रहने के लिए अतिरिक्त और कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। दाम्पत्य की गरिमा भुलाई ना जाए। जिस पति के साथ विवाह के रूप में ग्रंथि बंधन और पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है, उसका सहज उत्तरदायित्व बनता है कि पत्नी को कम से कम अपनी योग्यता के स्तर तक पहुंचाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करे ही। यदि उसकी ओर से उपेक्षा बरती जाती है तो उसके विवाह को अपहरण के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। विवाह से कामुकता की आग बुझाने का कानूनी अधिकार भले ही मिल जाता है, पर नैतिकता के कठोर अनुबंध इस दिशा में उदासीनता ना बरतने के लिए फिर भी बाध्य करते रहते। कामाचार का सीधा प्रतिफल है संतानोत्पादन। किसी जमाने में जब पशु चराने और लकड़ी बिनने का काम बचपन में ही बालकों को सौंप दिया जाता था, तब वे परिवार के लिए आर्थिक रूप से भार नहीं बनते थे, पर अब तो उनका सभ्य जनों की तरह लालन पालन करना, उनके लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बनाना, खेलने आदि के लिए घरों में खुले स्थान होना आदि ऐसे कितने ही नए प्रश्न संतान उत्पादन के साथ जुड़े हैं, जिनका इस घोर महंगाई के जमाने में निभा सकना एक प्रकार से दुस्साहस जैसा ही है। अंधों की तरह कामुकता के क्षेत्र में बिना परिणाम सोचे उड़ाने भरने लगना एक प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति पर व पत्नी के स्वास्थ्य पर, बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात करने के समान है। नया आगंतुक संयुक्त परिवार के सदस्यों की सुविधाओं में कटौती करता है। विपन्न परिस्थितियों में पला हुआ बालक अपने लिए, अभिभावकों के लिए और समस्त संसार के लिए अभिशाप बनकर ही रह सकता है। इन तथ्यों के विपरीत विवाह होने के दिन से ही प्रतीक्षा की जाने लगती है कि संतान उत्पादन का समय आने में देर न लगे। ऐसी मान्यताओं को अदूरदर्शिता और घोर प्रतिगामिकता के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। विवाह तब होना चाहिए जब दोनों एक दूसरे को सहमत कर सकने और आगे बढ़ाने के लिए समुचित योगदान दे सकने की स्थिति पर विचार कर चुके हैं। यदि विवाह से पूर्व ऐसा नहीं बन पड़ा तो किसी भी दंपत्ति को संतानोत्पादन की नई और भारी भरकम जिम्मेदारी संभालने से पहले उस कमी की पूर्ति कर लेनी चाहिए। जितना समय, धन और मनोयोग संतान के लिए लगाया जाता है, उतना कष्ट सहन यदि पति पत्नी एक दूसरे के दायित्व के लिए करते रहें तो उसे हर दृष्टि से कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा। प्रगति क्रम आजीवन चलता रह सके और इसके लिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित रहें, यह मानवीय गरिमा को शोभायमान रखने वाली नीतिमत्ता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा स्वच्छंद यौनाचार की है, जिसके फलस्वरूप दोनों एक दूसरे को शारीरिक तथा मानसिक रूप से रुग्ण बनाते हैं और बेवजह असाधारण भार वहन की अनीति अपनाते हैं, जो नहीं ही अपनाई जानी चाहिए। विकृत मान्यताओं में एक अति भयंकर अनौचित्य यह घुसा है कि कामुकता के कुचक्र में शरीर और चिंतन को बेतरह उलझा लिया जाए तथा बड़े होने पर भी अपनी क्षमताओं को बच्चों के फुलझड़ी जलाने के खिलवाड़ की तरह नष्ट करके मनचलेपन का परिचय दिया। हानि लाभ पर कुछ भी विचार न किया जाए। कामुकता की शारीरिक क्षति की चर्चा तो ब्रह्मचर्य विवेचना के संबंध में होती भी रहती है। फिर यह किसी को स्मरण भी नहीं आता कि अश्लील चिंतन से मानसिक क्षमताओं का किस प्रकार सर्वनाश होता है तथा इस दुश्चिंतन में उलझा हुआ मस्तिष्क कुछ उच्च स्तरीय चिंतन कर सकने और बौद्धिक प्रतिभा के प्रदर्शन में सक्षम ही नहीं रहता। नशेबाजी की कुटेव के उपरांत आत्मघात के लिए प्रेरित करने वाली कामुकता ही है। इसी ने नारी के प्रति पूज्य भाव रखने और उसके उत्कर्ष में सहायता दे सकने वाली सदैवता को बुरी तरह छिन्न भिन्न किया है।
इस दिशा में बढ़ते हुए उत्साह की उड़ान को रोका ना गया तो उससे नारी पर तो वज्रपात होता ही रहेगा, बचेगा वह भी नहीं जिसने इस दिशा में उत्साह दिखाया और सरंजाम जुटाया है। जीवनी शक्ति को निचोड़कर नाली में बहा देना इतना अबुद्धिमतापूर्ण है कि उसमें असाधारण अभिरुचि लेने वाले को आत्मघाती के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। नर और नारी के बीच भाई भाई जैसा व बहन बहन जैसा सहयोगी रिश्ता रहना चाहिए। संतान उत्पादन की जब अनिवार्य आवश्यकता सूझ पड़े तभी उस खौलते पानी में हाथ डालना चाहिए। विश्व एवं समाज की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट होता है कि इन दिनों तो बढ़ती जनसंख्या का अभिशाप ही अकेला ऐसा है जिससे हर क्षेत्र में इतनी समस्याएं, कठिनाइयां और विपत्तियां बढ़ती जाती हैं, जिनके कारण संतुलन बैठाने के लिए प्रगति के कोई भी प्रयास संतोषजनक रीति से सफल हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा होता यदि अपना, साथी का, परिवार का व समाज की स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए 20वीं सदी के इन अंतिम वर्षों में तो प्रजनन को एक प्रकार से पूर्ण विराम दे दिया जाए और 21वीं सदी के लिए वैसी स्थिति बनाई जाए जिससे विभिन्न से जूझने की अपेक्षा प्रगति का सरंजाम जुटाने के लिए उपलब्ध साधनों को लगाया जा सकना संभव हो सके। कामुकता के प्रति असाधारण उत्साह कभी क्षम्य रहा होगा, पर अब तो उस दुश्चिंतन को यथावत अपनाए रहने पर खतरे ही खतरे हैं। आतिशबाजी के खेल खेलने की तरह उस रुझान पर भी समय रहते अंकुश प्राप्त कर लिया जाए। नारी उत्कर्ष के संदर्भ में तो इस परिमार्जन को एक महती आवश्यकता की तरह ही हर किसी को हृदयंगम करना चाहिए। स्त्रियां इस कोल्हू में पीसने से बचने की राहत पाने पर अपनी उन क्षमताओं को कार्यान्वित कर सकेंगी जिनके आधार पर उनकी नवयुग में महती भूमिका हो सकती है। नर नारी के बीच अश्लीलता की गंध नहीं आने देनी चाहिए, वरन उस सघन सहकारिता को विकसित करना चाहिए जिससे आत्मीयता, आदर्शवादिता और पारस्परिक सेवा साधना का सुयोग बन सकता है। सामर्थ्यों को बचाकर उन्हें लोकहित के कार्यों में लगाया जा सकता है, जिनकी कि इस नवयुग के अवतरण में असाधारण आवश्यकता है। दुश्चिंतन हटाएं, सृजन अपनाएं। संत ज्ञानेश्वर अपने बहन भाइयों के साथ लोक मंगल के लिए कार्य क्षेत्र में उतरे थे। दूरदर्शियों और ऋषियों ने मिलजुल कर बिना कामुकता के फेर में पड़े इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि उनकी संयुक्त क्षमता ने संसार को कृतकृत्य कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी एवं जापान के गांधी कागावा जैसे महामानवों ने एक और एक मिलकर 11 बनने की संभावना पूरी तरह जानने के उपरांत ही विवाह किए थे और उसके साथ उच्च स्तरीय आदर्शों को जुड़ा रखकर विवाह शब्द को सार्थक बनाया था। इन दिनों भी ऐसे ही आदर्श विवाह अपनाए जा सकें तो पारस्परिक सघन सहयोग को जीवंत रखने एवं अनेकानेक कठिनाइयां सरल करने और सर्वोत्मुखी प्रगति के संदर्भ में एक से एक बड़े काम करने के लिए सामने पड़े हैं। इसे संयोग ही कहना चाहिए कि इन दिनों विकासोन्मुखी सेवा साधना और अवांछनीयताओं से जूझने वाली संघर्षशीलता के दोहरे पराक्रम दिखाने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा हो कि इन दिनों ऐसी युग्म आत्माएं पति पत्नी मिलकर संयुक्त प्रयासों में भागीदार बनकर विवाह संस्था को सार्थक करें। ध्यान रखने योग्य बात यही है कि संतानोत्पादन में प्रवृत्त होने के उपरांत कोई व्यक्ति या दंपत्ति मात्र लोभ मोह के निविड़ जंजाल में ऐसी बुरी तरह फंस जाता है कि फिर आदर्शों के निर्वाह में कुछ कहने योग्य पुरुषार्थ कर सकना संभव ही नहीं रहता। यूं अतिशय व्यस्त और प्रतिबंधित महिलाएं भी अपनी शिक्षा, स्वावलंबन तथा योग्यता की अभिवृद्धि में तथा अपने परिवार में प्रगतिशीलता के बीज बोने उगाने में कुछ तो कर ही सकती हैं। जिनके साथ निकटवर्ती वास्ता रहता है उन्हें श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था, उदार सहकारिता जैसे सद्गुणों से संपन्न रहने के लिए उत्साह उत्पन्न कर सकती हैं। परिवार के सदस्यों को एक हद तक संयम, प्रगतिशीलता का पक्षधर बनाने के लिए प्रयत्नरत रह सकती हैं। कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं को अपने छोटे क्षेत्र में से खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकती हैं।
महिला संगठनों में सम्मिलित होने के लिए उत्कंठा बनाए रह सकती हैं। जिन नारियों के बंधन ढीले हैं, उत्तरदायित्व हल्के हैं और शिक्षा का न्यूनाधिक सौभाग्य प्राप्त है, उनके लिए तो युग धर्म यही बन जाता है कि वे बचे समय में आराम मतलबी, खुदगर्जी और संबंधियों के मोह माया से थोड़ा बहुत उबरें और उस समय की बचत से अपने संपर्क क्षेत्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने बढ़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत करें। संपन्न परिवारों में नौकर चाकर काम करते हैं, उन्हें समय मिल जाता है। बड़े परिवारों में यदि उदार संवेदना जगाई जा सके तो परिवार पीछे 1-2 महिलाओं का समय सेवा कार्यों के लिए लगाते रहने का प्रबंध हो सकता है। नौकरी करने वाली महिलाएं अधिकांश समय घर से बाहर रहती हैं और उनके हिस्से का काम घर के अन्य लोग मिलजुल कर संपन्न कर लेते हैं। नारी उत्कर्ष की आवश्यकता को ईश्वर की नौकरी मान लिया जाए और उन्हें उस प्रयोजन के लिए निश्चिंतता पूर्वक काम करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य योगदान दे सकें तो इतने भर से बड़ा काम हो सकता है। अध्यापिकाओं जैसी नौकरी जिन्हें उपलब्ध है, वे अपनी छात्राओं और उनके परिवारों के साथ संपर्क साधकर ऐसा बहुत कुछ कर सकती हैं जो प्रगतिशीलता का पक्षधर हो। सेवानिवृत्त महिलाएं तो तफरी में समय काटने की अपेक्षा प्रस्तुत नवजागरण अभियान में अपनी भागीदारी सम्मिलित कर ही सकती हैं। विधवाएं व परित्यक्ताएं तो अपने खाली समय में दुर्भाग्य का रोना रोने की अपेक्षा समय की महती मांग को पूरा करने में संलग्न रहकर कुयोग को सुखद संयोग में बदल सकती। कितनी ही लड़कियों को भारी दहेज के साधन ना जुट पाने के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी महिलाएं दिन काटने के लिए नौकरी के लिए भटकें या किन्हीं संबंधियों की सहायता अनुकंपा पर आश्रित रहें, उसकी उपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि महिला जागरण की ईश्वरीय मांग की सहयोगिनी बनकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें और समय की मांग पूरी करने में अपने समय व श्रम का नियोजन करके उपलब्ध मानवीय जीवन को अपनी साहसिकता के बल पर सार्थक करें।